नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी की नई पहल 15 मिनट शो में। साथियों, इस शो के दौरान अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो आपके आने वाले सीटेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन में देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है और पॉलिटी जो आपका पेपर 2 है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। 1946 में, 1947 में, 1949 में और 1950 में। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1946 हो जाएगा। देखिए, जब संविधान सभा की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अस्थाई अगर अध्यक्ष की बात करें, अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थाई जो अध्यक्ष है वह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया है ना। किसे चुना गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके अलावा ठीक इसके 2 दिन बाद अगर आपसे कहूं तो 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बढ़िया सा प्रश्न है और प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। उसके पहले आपको बताऊं कि यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो आने वाली आपकी सीटेट की परीक्षा है उसमें आपको सफलता मिले तो द ऑफिसर्स एकेडमी सीटेट के तमाम बच्चों के लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जिसके अंतर्गत सीटेट 2026 में पेपर 1 जो है इसके लिए बैच आ गया है और ये आपको 999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। सीटेट 2026 पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 भी 999 रुपए में आप परचेस करके अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो 1499 रुपए में मात्र ये कोर्स द ऑफिसर्स एकेडमी के पास उपलब्ध है टारगेट बैच के रूप में। तो आप इस बैच को परचेज करके अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और सीटेट में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को। देखिए, लागू होने की बात कर रहे हैं कि संविधान कब लागू हुआ था तो आप आंसर्स क्या करेंगे कि यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। और आप जानते हैं कि इस दिन हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे कहे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ तो आप क्या आंसर्स करेंगे? बनकर तैयार हुआ। बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप सबके कमेंट्स आने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार, राजा द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन और किसी एक व्यक्ति का शासन। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी के साथ आप आंसर कर पाएंगे। और लोकतंत्र का अर्थ यहां जनता द्वारा, जनता के लिए जो सरकार है वह लोकतंत्र के रूप में देखी जाती है और लोकतंत्र का अर्थ है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत का सर्वोत्तम कानून है, संसद है, राष्ट्रपति है, संविधान है और सुप्रीम कोर्ट है। इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की सरकार से संबंधित है? राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, स्थानीय और शहरी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और देखिए, जब पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो यह स्थानीय स्तर की जो बॉडीज है, जो लोकल बॉडीज है उससे संदर्भित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। और आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आपके सीटेट के पेपर में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से खूब सारे जो प्रश्न या पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट। और आपको आंसर्स करना है कि सही आंसर्स क्या होगा। देखिए, जैसे राष्ट्रपति के पास आप जानते हैं कि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम राज्यपाल के पास करते हैं बात करते हैं तो राज्यपाल के पास भी कार्यपालिका की शक्ति होती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो प्रश्न का सही आंसर्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति के नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि राज्यपाल के नियुक्ति का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 164 164 की बात करें तो यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 74 और 75 की बात करें तो यह प्रधानमंत्री से संबंधित है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राज्य सरकार में कार्यपालिका का प्रमुख है कौन होता है? राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। और आपको आंसर्स करना है कि सही आंसर्स क्या होगा। जब आप सही आंसर्स की बात करेंगे तो पिछले प्रश्न के दौरान ही हमने आपको बताया कि जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो वह किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावे इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, राष्ट्रपति की इच्छा तक और 3 वर्ष तक। प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम अटॉर्नी जनरल की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत का, अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप कहेंगे कि महान्यायवादी होता है या अटॉर्नी जनरल होता है। जब इसके उल्लेख की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो आप आंसर करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। इनके नियुक्ति राष्ट्रपति के या अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा। और आपको आंसर करना है, सही आंसर क्या होगा? देखिए, संसद के सदन और अंग के बारे में कई बार आपको क्लास के दौरान डिटेल्स में बताया गया है। जब संसद के हम किसकी बात करते हैं? सदन की बात करते हैं, तो हमने बताया था कि संसद के निम्नलिखित 2 सदन हैं जिसे आप किस रूप में जानते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जानते हैं। आप इसी लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन, लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। वही जब हम संसद के अंग की बात करें, अगर आपसे पूछे कि कितने अंग होते हैं, तो आप आंसर क्या करेंगे कि सर अंग 3 होते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल है? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति भी संसद के अंग में शामिल होते हैं और इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा भी इसके अंग में शामिल है। बिल्कुल आसान और बेसिक सा प्रश्न है। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें, ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून लागू करना, कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान करना और कर वसूलना। देखिए, जब न्यायपालिका की हम बात करते हैं, जुडिशियरी की बात करते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि जुडिशियरी के बारे में हमने कई बार आपको बताया है। और आप जानते हैं कि जब भारत में न्यायालय की बात करते हैं तो भारत में कितने प्रकार के न्यायालय का उल्लेख है? न्यायालय 3 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख है। जो सबसे उच्चतम न्यायालय होता है जिसे आप उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। दूसरा जो है वह हाई कोर्ट है जिसे आप उच्च न्यायालय कहते हैं। और तीसरा जो स्तर, जो सबसे निम्न स्तर होता है, जिसे आप जिला अदालत, जिला सत्र न्यायालय कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहते हैं। तो ये स्तर है। और इस प्रश्न का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, हमने कानून बनाना बताया था। कल के सेशन में हमने आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बारे में बताया था कि जो ये सरकार के 3 बॉडीज हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है। हर प्रश्न कह रहा है कि समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कह रहा है अनुच्छेद 12 से 15, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 32 से 35। और आपको आंसर्स करना है कि प्रश्न का सही आंसर्स क्या होगा। देखिए, प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच मिलता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
इसके अलावा साथ ही आपको बताऊं कि जब इस अनुच्छेद की बात करें तो इसमें 4 अनुच्छेद जो है वह समाहित है। 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद आते हैं। इसमें 2 आर्टिकल्स काफी महत्वपूर्ण है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल संसद सदस्य करते हैं, केवल राज्य विधानसभाएं द्वारा की जाती है, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट को कास्ट किया जाता है। और अब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह एकल संक्रमण या अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसके पहले आपको बताऊं कि यदि आपका सपना है सीटेट परीक्षा को पास करना, द ऑफिसर्स एकेडमी आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच। इस बैच के अंदर यदि आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए के अंदर सीटेट पेपर 1 का जो बैच है वह उपलब्ध है। यदि आप केवल पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो पेपर 2 का बैच भी मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है। यदि जो बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉम्बो पैक के रूप में यह बैच मात्र 1499 रुपए में द ऑफिसर्स एकेडमी के पास उपलब्ध है। और आप इस बैच को परचेज करके अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं सांसद निधि योजना का उद्देश्य क्या है? सांसदों की आय बढ़ाना, सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने की शक्ति देना, राज्यों को केंद्र से आर्थिक सहायता देना और पंचायतों को अधिकार देना। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और जब आप सही आंसर की बात करेंगे तो सांसदों का अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने की शक्ति देना, प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं, मौलिक अधिकार नागरिकों को क्या प्रदान करते हैं? केवल कर्तव्य, स्वतंत्रता और समानता, आर्थिक लाभ, सरकारी नौकरी का अधिकार। और आपको आंसर्स करना है, सही आंसर्स क्या होगा? देखो, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को समझा होगा, पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल आसानी के साथ आंसर्स कर पाएंगे। और जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, यह हमें क्या देता है? फ्रीडम एंड इक्वलिटी देता है, स्वतंत्रता और समानता देता है। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है और लोक अदालत है। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो प्रश्न का सही आंसर्स क्या हो जाएगा? आप आंसर्स करेंगे कि सर सर्वोच्च, अभी हमने आपको बताया कि कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं संसद शब्द का अर्थ क्या है? सरकारी भवन है, कानून बनाने वाली संस्था है, राज्य सरकार है और राजनीतिक दल है। इसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। जो बच्चे सही आंसर्स करेंगे अगले सेशन में मैं उनका नाम भी बताऊंगा कि किन किन बच्चों ने सही आंसर्स करा है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कह रहे हैं, ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच, मुखिया, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष। देखिए, जब ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख है वह मुखिया कहलाता है। बिहार में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे ग्राम प्रधान कहा जाता है और हरियाणा वगैरह राज्यों में इन्हें सरपंच के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आपको आंसर्स करना है, 445, 500, 552 और 600। ये आपके जैकपॉट वाले प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सही आंसर्स क्या होगा। एबीसीडी नहीं लिखना है, आंसर्स लिखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा प्राप्त करना और करों का भुगतान करना। और आपको आंसर्स करना है कि प्रश्न का सही आंसर्स क्या होगा। देखिए, बढ़िया प्रश्न है, करों का इसमें ये जो है आपका ऑप्शन डी, यह इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कार्यकाल 10 वर्षों का होता है, क्योंकि इसके सभी सदस्य आजीवन रहते हैं और क्योंकि यह केवल राष्ट्रपति के अधीन होता है। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो अब समय हो चला है इस सेशन के समाप्ति का। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। यदि कोई सुझाव है तो उसे भी लिख दीजिएगा।